हेलो एवरीवन। आपने यूट्यूब पे जेईई के मेंटर्स और टीचर्स को इस बात पे डिबेट करते हुए ज़रूर सुना होगा कि हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। जब मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर की शुरुआत की थी तो मैं भी यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियोस देखता था, क्योंकि क्लास 11th और 12th में मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे जो मेरे किसी काम भी नहीं आए थे। तो मैं ड्रॉप ईयर में सोचता था कि मैं लॉन्ग नोट्स बनाऊं या शॉर्ट नोट्स ही बनाऊं या नोट्स ही ना बनाऊं, पीपीटी से ही पढूं। मैं आज के इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना चाहिए जिससे आपको रिवीजन करने में भी हेल्प हो और टाइम भी कम लगे। तो मैंने अपने आप से पूछा कि हम नोट्स बनाते ही क्यों हैं। तो सबसे पहला इसका रीज़न है कि सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को याद करना आसान होता है। जैसे मैं आपको 10 लोगों का रैंडम नाम दे दूँ और आप कहूँ कि आप याद करके बताओ, तो आप नहीं याद कर पाओगे। लेकिन अगर उनको रोल नंबर वाइज नाम दूँ तो आप आसानी से याद कर सकते हो। सीक्वेंस में याद करना हमेशा से आसान ही रहता है। तो जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं तो हम उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, जिससे वो माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। इसीलिए हमें चैप्टर्स के सारे टॉपिक का नोट्स तो बनाना ही चाहिए। नोट्स बनाने का दूसरा रीज़न है, अगर हम किसी टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ भी लें फिर भी उस टॉपिक में कुछ ऐसे फॉर्मूलेज़ होंगे जो हमेशा हमें याद नहीं रहेंगे। जैसे आप रे ऑप्टिक्स को एकदम अच्छे से समझ लो, उसका किसी फार्मूले का एकदम डेरिवेशन अच्छे से समझ लो, याद कर लो, उसके बाद भी आपको कुछ टाइम बाद वो भूल जाएगा। इसलिए आप जब नोट्स बना रहे हैं तो हर टॉपिक में ऐसे फार्मूलेज़ को लिखना ज़रूरी है जो आप कुछ टाइम बाद भूल सकते हैं। और आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ और ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा लेकिन आपने क्वेश्चन से सीखा, तो आप नोट्स में ऐसे पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी कैरेट का जो गोल्ड होता है 22 कैरेट का या 24 कैरेट का, उसमें कितना परसेंट गोल्ड होता है। ये क्वेश्चन मैं जब जेईई मेंस की पीवाईक्यू कर रहा था तब मुझे मिला, तो मैंने अपने नोट्स में इसे ऐड कर लिया। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं एक बार पढ़ने पे, तो हम उस टॉपिक पे एकदम अच्छे से थ्योरी लिख सकते हैं, जिससे हम अगर आगे पढ़ें तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक होता है जो एक बार में नहीं समझ में आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे ऐसा चैप्टर था जो एक बार में नहीं समझ में आया, मैं उसे बार-बार पढ़ता था। थर्मोडायनामिक्स भी मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था। ऐसे चैप्टर्स को हम एकदम अच्छे से थ्योरी लिख लें तभी सही रहेगा। अगर आपका मन हो तो आप हर एक टॉपिक में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख सकते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे आप उस टॉपिक में लिख दो तो उस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक को कहीं अप्लाई कैसे करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम उस टॉपिक की थ्योरी अच्छे से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसको क्वेश्चन से अप्लाई करना है। इसलिए आप अपने मन से कोई एक उस टॉपिक का अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उस टॉपिक के बाद लिख सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने थ्योरी में जितना ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे उतना उन्हें रिवीजन करने में फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब रिवीजन करने जाओगे तो आप उन क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे, आपका टाइम वेस्ट ही होगा उन्हें कॉपी में लिखने से। और वो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद हो गए होंगे तो उन्हें दोबारा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ अपना दिमाग लगाया ही नहीं, तो आपकी लर्निंग कुछ हुई ही नहीं उससे। तो ये मेरे सेंटर ऑफ मास चैप्टर का नोट्स है। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा कि डीपीपी की कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर लेक्चर में जो पीपीटी में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया था। शुरू में ये सब क्या था, एमबीबीएस सर देते थे, उनको मैंने ये सॉल्व नहीं किया था। उसके बाद ये सब तो एकदम ईजी है, तो इसके बस फार्मूले लिखे थे मतलब। और यहाँ पे भी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन, बुलेट कैनॉट प्रॉब्लम, ये सारा लिखा था। और ये सब बॉय पैंग प्रॉब्लम जो था उसका एकदम थ्योरी अच्छे से लिखा था, एकदम अच्छे से समझा कि कौन से केसेस हो सकते हैं। 2 ब्लॉक स्प्रिंग मार्क सिस्टम एकदम अच्छे से लिखा था कि किसके पास कैसे ट्रीट जाती है। जैसे M2 के पास ज़्यादा मोमेंटम है, स्प्रिंग M1 को एक्स एक्सेस में मोमेंटम देगा M2 से लेकर, और M1 की डायरेक्शन में चेंज करके स्पीड अप करेगा और M2 को उसी डायरेक्शन में स्पीड डाउन करेगा। कुछ टाइम बाद दोनों की स्पीड सेम होगी जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। क्योंकि उसके बाद M1 की वेलोसिटी M2 से ज़्यादा होगी, जिससे कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी एकदम अच्छे से मैंने लिखी थी। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने एकदम इस टॉपिक को सारा अच्छे से लिखा, क्योंकि थोड़ा टफ भी है। वेरिएबल मास सिस्टम ये सेंटर ऑफ मास का है। और एक ऐसा ही था चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने एकदम अच्छे से लिखा था। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले एप्स्टीन फोटोन थ्योरी, सारी थ्योरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये सारे रेडिएशंस के ये सब आपको लर्न करने हैं, जेईई मेंस में कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। ये होने के बाद मैंने एटम चैप्टर इसी का है, मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, इसको भी मैंने सारा लिख लिया था। और इसको आप लोग को लर्न करना है कि कौन कौन से लेवल पे कितनी एनर्जी होती है। जेईई मेंस में इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक कैलकुलेट करें, आपको लर्न करना है पहले से ही।
एटॉमिक कोलिजन की थ्योरी है, ये भी टफ चैप्टर है, इसलिए मैंने एकदम अच्छे से इसे डिटेल में लिखा था। यहाँ कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो भी है, फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स बड़ा चैप्टर है, मैंने एकदम इसको अच्छे से लिखा था, इसमें फार्मूलाज भी ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।